सिकंदर भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से आपके माइंड में आया कि मिक्स मार्शल आर्ट्स की फील्ड में आना है? मुझे कोचिंग फील्ड में तो अभी सिर्फ 6 साल ही हुए हैं और मार्शल आर्ट्स की फील्ड में मुझे तकरीबन 18 साल हो गए एज अ प्रैक्टिशनर। अच्छा, आप मुझे अब बताएं मिक्स मार्शल आर्ट्स होती क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिक क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये और स्पोर्ट्स से अलग कैसी है? MMA मिक्स मार्शल आर्ट जो है ये कुछ चीज़ों से मिल के बना हुआ है। एक्चुअली ये ब्रूसली का आपको पता होगा, ये उस टाइम पे ब्रूसली का आइडिया था कि कैसा है कि हम सब मार्शल आर्ट्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा। अच्छा, MMA के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती क्या है ये बेसिकली? कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब जितने भी फाइटिंग से रिलेटेड स्पोर्ट है जिसमें फिजिकली आप फिजिकल टफनेस और ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे रेसलिंग है, रेसलिंग में ट्रेनिंग के साथ एक मोस्ट कॉमन चीज़ है डाइट प्लान। डाइट प्लान क्योंकि 80% इफेक्ट करता है। मैं खुद एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ बॉडी बिल्डर मुझे एक्सपीरियंस है ना, तो क्या इसमें भी होता है कि डाइट प्लान हमने यूज़ करना होता है या इसमें भी चीट प्लान हम जो भी हमें मिले घर में हम नॉर्मल से कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास जो यंग फाइटर्स हैं ना, जिनकी एज कम है 20 से 25 या से नीचे, ये तो ट्रेनिंग करते हैं ज़्यादा और ये फिर साथ कुछ भी खा लेते हैं। ये इतना ज़्यादा मीठा भी खा लें इनको कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका डेली इतना स्वेट निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है सिकंदर भाई, एक और बात भी है, लाइक मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि MMA इज़ नॉट सूटेबल फॉर वुमेन्स। आपका इस पे क्या रिव्यू होगा? नहीं, मैं ये नहीं समझता इतना। वैसे ये खेल तो ऐसा है, ये मर्दों का खेल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉट सूटेबल फॉर वुमेन्स, बल्कि वुमेन्स के सेल्फ डिफेंस के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप किसी वुमेन को कराटे में या किसी दूसरे मार्शल आर्ट में इस तरह मतलब टीच करके वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएगी इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, आज हमारे साथ सिकंदर भाई मौजूद हैं। सिकंदर भाई एज अ पर्सनल ट्रेनर और फाइट्स के टीचर भी हैं जो फाइट्स के रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं और मतलब फ़ाइट्स को सारा कुछ हैंडल आउट करते हैं। सिकंदर भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करूँगा। मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एज मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, एज अ बॉडी बिल्डर है और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट है। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड मुझे इतना कोई हाउ नो नहीं थी, तो मैंने कहा ज़रा इसकी हाउ नो ली जाए यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया व्हाट इज़ मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो आगे से सिर्फ टोटली इसकी फ़ाइट्स आ रही थी। मिक्स मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैंने फिर कहा चलो यार, हमारी वीडियो तो आ रही है, वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो सिकंदर भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से आपके माइंड में आया कि मिक्स मार्शल आर्ट्स की फील्ड में आना है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कोचिंग फील्ड में तो अभी सिर्फ 6 साल ही हुए हैं और मार्शल आर्ट्स की फील्ड में मुझे तकरीबन 18 साल हो गए एज अ प्रैक्टिशनर। मैंने तकरीबन 7-8 साल की एज में स्टार्ट किया था और अभी मेरी एज जो है ना वो 25 साल हो गई। तो बस स्टार्ट करने का इसका ये था कि मुझे बचपन से इसका शौक़ हुआ था। एक टेकन गेम है, आपको पता होगा, तो हम वो गेम खेला करते थे। तो उसमें जो कैरेक्टर थे वो सारे फाइट से रिलेटेड थे। किसी का ताइक्वांडो का बैकग्राउंड है, किसी का कंग फू का बैकग्राउंड है, किसी का मुay थाई का बैकग्राउंड है। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई ना, मुझे उसने बहुत अट्रैक्ट किया। उस टाइम लोगों को सिर्फ क्रिकेट का ही शौक होता था, हर बच्चा गली में क्रिकेट खेलता था और उसके अलावा बाकी किसी स्पोर्ट को हाथ नहीं लगाता था। तो मैं ही एक वाहिद बंदा वहाँ पे था जिसने इसको चूज़ किया और लोग कहने लगे कि ये क्या अजीब चीज़ है, आप इसमें क्यों, मतलब कि इससे क्या है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई इसका फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने बस वहाँ पे, मैं इधर रावलपिंडी का ही रहायशी हूँ, डोकशागदीन का रहायशी हूँ मैं। तो मैंने कोई क्लब ढूंढने की कोशिश की कि जहाँ मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ। बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था, वो भी इसी फील्ड में था, तो वो मुझे उस टाइम ले गया वहाँ लियाकत बाग में ना, वहाँ पे एक अकेडमी थी कंग फू की, चाइनीज़ किक बॉक्सिंग होती है, उसकी अकेडमी थी। खैर वहाँ पे स्टार्ट मैंने किया लेकिन मुश्किलात काफ़ी थी उस टाइम, क्योंकि मैं इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हूँ और फीस वगैरह के इशू और बाकी चीज़ें, तो बस बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी वहाँ पे। खैर मैंने वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैंने वहाँ पे 1.5-2 साल पहले ट्रेनिंग की। फिर ज़ाहिर बात है साथ स्टडीज़ भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, घर के और मामला भी होते हैं। तो घर वाले थोड़ा सा उसमें जो है ना कोऑपरेट इतना नहीं कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे बार बार उसको छोड़ना पड़ जाता था। लेकिन खैर मैंने और मेरा एक और भैया, हम दोनों ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसने बाद में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और उसने छोड़ दिया। और वो टाइम और ये टाइम है, तकरीबन 18 साल गुजर गए, मैं आज तक कर रहा हूँ, मैंने इससे हाथ कभी नहीं निकाला।
तो ये है कि फिर उस टाइम इतने कंपटीशंस तो नहीं हुआ करते थे, और MMA का उस टाइम इतना कोई स्कोप नहीं था। ट्रेडिशनल जो मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, जैसे ताइक्वांडो है, कराटे है, कंग फू है, और इस तरह के वो भी नाम टाइप के जो मार्शल आर्ट्स हैं। MMA था है तो 1990 से चल रहा है, मतलब UFC का पहला इवेंट देखें तो वो 1990 में हुआ था आई थिंक। तो चल रहा तो वहाँ से है, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि MMA क्या चीज़ है। तो MMA के बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसका पूरा नाम है मिक्स मार्शल आर्ट्स। लोगों को पता ही नहीं, लोग इसको UFC कहते हैं। अक्सर लोग मुझे भी एडमिशन के लिए जब मुझे कॉल करते हैं वो कहते हैं हमने UFC करना है। मैं उनको समझाता हूँ कि UFC को एक वो नहीं है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसका नाम है अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। तो आप ये ना कहें कि मैंने UFC करना है, आप कहें कि मैंने MMA करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जब हम उनको बताते हैं कि MMA मैं किसी को बताता हूँ कि मैं MMA करता हूँ, तो दूसरे को ये बताएगा ये कराटे करता है। तो लोगों के जहन में वही चीज़ डली हुई है कि कराटे, और वो मतलब उनको इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या है, ये कैसे होता है। कुछ लोग इसको WWE जो आपने देखा ही होगा, जो बचपन से हम भी देखते हैं, कुछ लोग इसको वो समझते हैं, वो समझते हैं कि ये वो चीज़ है। तो बस बड़ा मुश्किल है लोगों को समझाना, लेकिन साथ समझा रहे हैं। दूसरा ये कि मैं अभी तक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने काफ़ी सारी फाइट्स भी की हैं, किक बॉक्सिंग की, मुआ थाई की, और MMA में मैं तकरीबन 2015-16 में मैंने कदम रखा था। और उससे पहले तक मैंने कभी मैट्स पे ट्रेनिंग नहीं की हुई थी। हमारे वहाँ ट्रेडिशनल में कंक्रीट पे ट्रेनिंग हुआ करती थी, और मुझे नहीं पता था कि मैट्स नाम की कोई चीज़ होती है। तो फिर मैं इसमें आया, तो मुझे बहुत इसका जो ना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, मैंने बाकी चीज़ें छोड़ दी। मैंने कहा कि यही जो है ना वो बेस्ट चीज़ है, और वाकई यही है। आप इसके बारे में बेशक सर्च कर लें, ये एक कंप्लीट चीज़ है। दूसरे जो मार्शल आर्ट्स हैं ज़्यादातर ताइक्वांडो, कराटे वगैरह, उनमें सिर्फ स्ट्राइकिंग होती है, मतलब स्टैंडिंग की हद तक है। अब दोनों फाइटर्स खड़े हुए हैं, तो वो खड़े हुए बस स्ट्राइकिंग करेंगे। लेकिन जब एक फाइटर दूसरे फाइटर को नीचे ग्राउंड पे ले जाता है, तो तब उनको नहीं पता होगा कि क्या करना है। तो ये एक MMA के प्रैक्टिशनर को ही पता होगा प्रॉपरली, जिसने सब चीज़ें की हुई हैं। वो बस कहीं ठीक है। अच्छा सिकंदर भाई, आपने मुझे बताया कि ये सब कुछ बड़ी ईच एंड एवरीथिंग आपने ट्रेनिंग कर ली, फाइट्स भी कर ली, फिर ये कहाँ से आपके माइंड में आया कि एकेडमी ओपन करनी है, यंगस्टर को ट्रेन करना है? ओके, इसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ। असल में मैं इससे पहले जिस एकेडमी में मैं ट्रेनिंग किया करता था, तो वहाँ पे ये था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। वहाँ के जो कोचेज़ थे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो फाइटर्स निकालें, फाइटर्स प्रोड्यूस करें। उनका ध्यान था सिर्फ बिजनेस पे, मतलब स्टूडेंट आए, उससे अच्छे पैसे ले लें, उसको हफ्ते में 2-3 दिन ट्रेनिंग करा दें और उसको भेज दें। मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम फ़ाइटर बनाएं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका ना, मैंने कहा कि मैंने जो इतने साल लगाए हैं, जो मैंने इतना वो देखा है कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का कोच नहीं था जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे दे इतने कि मैं आगे जाऊं और बड़े लेवल तक जाऊं, बाहर के ब्रेव FC, 1FC, UFC तक। हर फाइटर का ख्वाब होता है। खैर वहाँ तक जाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे काफ़ी फाइटर्स आपने देखा होगा 1FC में खेल रहे हैं, ब्रेव FC में खेल रहे हैं। तो फिर जब मुझे ये चीज़ फील हुई, तो मैंने वहाँ पे फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। नए लड़के मैंने लिए, अपने मोहल्ले से मैंने लड़के इकट्ठे किए, अपने कुछ दोस्त। मुझे लड़के नहीं मिल रहे थे ना, क्योंकि वहाँ पे आते थे बर्गर टाइप के लोग, बैरिया टाउन के आगे पीछे के, तो उनको आप ज़रा सा थोड़ा हार्ड रखें ना तो वो भाग जाते हैं। वो ट्रेनिंग नहीं करते हार्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ये देसी बंदा ही कर सकता है जो दूसरे तरीके से पला बड़ा हो। तो मुझे कुछ इस टाइप के लड़के चाहिए थे उसके लिए ना अपनी टीम में। खैर मैंने कुछ लड़के मुझे मिल गए, मैंने उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे ये था कि वही बिज़नेस वाली बात, वो लोग इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ रह के ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मुझे खुद का एक ब्रांड निकालना पड़ेगा, खुद का एक अपना मुझे नाम बनाना पड़ेगा, उससे फिर मैंने लड़के ग्रो करने हैं। फिर ये होगा कि मैं जो मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अब मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो जाहिर बात है वो एलिगेशंस लगाएगा, तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। तो मैंने फिर वहाँ से मैं निकल गया और मैंने अपना एक एकेडमी स्टार्ट की। ये तो अभी आप इतना कुछ देख नहीं है, मेरे पास नहीं था। मैंने तकरीबन 25,000 में मैंने एक मैट लिया, ये इसके नीचे रबड़ मैट होता है, आपको बताऊँ। तो मैंने एक मैट लिया और एक बैग मैंने लिया, और मुझे एक छोटी सी एक आप समझे कि 2 रूम आप जोड़ लेना, तो इतनी सी मुझे एक जगह मिल गई। तो मैंने वो जगह रेंट पे ली, वहाँ मैंने लड़के ट्रेन करना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो लड़के बहुत अच्छे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, साथ साथ रेगुलर थे। तो उनमें से 1-2 लड़के मैंने खिलाए कंपटीशन में। मैंने फर्स्ट टाइम खिलाया, मुझे उससे कभी पहले मैं लड़कों को कंपटीशन में नहीं लेकर गया। तो जाते साथ मेरा एक लड़का गोल्ड मेडलिस्ट हो गया एक टूर्नामेंट में। सो मुझे वहाँ से और फिर मोटिवेशन मिल गई और लड़कों को भी मिल गई, उन्होंने भी देखा कि वाकई ये कुछ इसमें है कोई चीज़। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने और लड़के अपने साथ जोड़े, टीम बनाई पूरी। तो फिर मेरे पास जगह कम पड़नी शुरू होगी, मैं वहाँ से निकला और आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं यहाँ आ गया था।
5 साल तकरीबन हो गए इस जगह को खोले हुए, इस अकेडमी यहाँ आया। और अभी माशाल्लाह मेरे पास पाकिस्तान के टॉप फाइटर्स में से जो लड़के आते हैं वो मेरे क्लब के हैं, कई सारे लड़के, वन ऑफ द बेस्ट आप कह लें। पंजाब गेम्स का मेरा भाई है, पंजाब गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, MMA की उसकी तकरीबन 13 फाइट्स हैं। 2-3 लड़के मेरे पास और हैं जिनकी 15+ फाइट्स हैं और माशाल्लाह सबका अच्छा रिकॉर्ड है। तो हमारा गोल यही है कि हम यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे लड़के प्रोड्यूस करें, इनको बाहर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है इतना ज़्यादा अभी तो है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्यूचर, इतना स्कोप नहीं है क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं है। बिल्कुल, आज तक हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं खुद से ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, हमें किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया आज तक। इतनी स्पोर्ट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, इतने हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन हमें किसी ने आज तक स्पॉन्सर नहीं किया। उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया कभी कि ये क्या कर रहे हैं, इनका गोल क्या है, ये इतना हार्ड वर्क क्यों। हम 5-5-6 घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं सुबह शाम। तो फिर ज़ाहिर बात है फाइटर्स की डाइट होती है, उनकी बाकी चीज़ें होती हैं, इंजरीज हो जाती हैं इनको, तो वो खुद से तो नहीं ठीक होगी। या फाइटर दाल रोटी खा के तो फाइटर नहीं बन सकता ना, बिल्कुल ऐसी बात। उसका प्रोटीन नहीं पूरा होगा दिन का, उसको विटामिन्स नहीं मिलेंगे, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी, तो वो कैसे फाइटर बनेगा। बिल्कुल, ये आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा कि आप खुद बताएं, एक बॉडी बिल्डर कंपटीशन में जाता है तो वो डाइट के बगैर जा सकता है, या वो अच्छी कोचिंग के बगैर जा सकता है? नहीं जा सकता। खुद आप 2-3 महीने जिम करके आप किसी कंपटीशन में कदम नहीं रख सकते, उल्टा जाएंगे तो आपको सबसे साइड पे खड़ा कर देंगे, ये क्या बंदा आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह हमारा भी ऐसा ही है, तो बस सही। अच्छा, इतनी छोटी एज में ये लाइक फाइट्स भी की हैं, फिर उसके बाद फाइट्स के बाद इतनी छोटी एज में कैसे सोच लिया कि एकेडमी भी ओपन करनी है और चलाना भी है इसको? बस यही, मुझे बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे मुझे फील हुआ कि मैं अपने यहाँ पे लड़के तैयार करता हूँ, खुद भी इनके साथ ही कम्पीट किया करूँगा फ्यूचर में, और मैं अकेला नहीं हूँगा, मैं अपने साथ अपनी एक टीम बनाऊँगा। तो बस अल्लाह ने हिम्मत दी है, और घर में भी मेरी माँ जी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। सो उन्होंने काफ़ी जो है ना मेरी हेल्प की है इस काम में, तो बस मोटिवेशन मिल रही है, चलता रहूँ। वैसे बाकी लोग तो मुझे हमेशा डीमोटिवेट ही करते रहे, फैमिलीज़ में और बाकी दूसरे तीसरे, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ो, कोई काम धंधा करो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये वो। तो शुरू में यह है कि थोड़ा लॉस भी उठाया इस काम में, लेकिन अब यह है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी है पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है, और यहाँ पे आप दूसरा जब वीडियो शूट करेंगे तो आपको मैं फाइटर्स भी दिखाऊंगा अपने, इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर भाई, ये तो हो गया आपके बारे में ना। अच्छा, फिर फाइट्स कितनी आपने की और कितने में विन किया और क्या था सारा ये सिनेरियो? असल में हमारे उस टाइम पे होती थी MMA की फाइट्स होती ही नहीं थी, 2010 से पहले भी, और उसके उस जो जितना उस पैन था ना उसमें नहीं होती थी, किसी को पता ही नहीं था MMA का। खैर किक बॉक्सिंग की वहाँ पे फाइट और ये छोटे मोटे इवेंट बहुत हुआ करते थे, मतलब हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई इवेंट होता था, तो हमारे कोच थे वो हमें ले जाते थे। और किक बॉक्सिंग का आप ये कह लें कि मैंने 40+ फाइट्स की हुई किक बॉक्सिंग के, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी लॉस नहीं है, और तकरीबन सारे विन हैं, कुछ ड्राज होंगे बीच में। वहाँ से मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया, फिर मैं MMA में आया था। MMA में तकरीबन मेरी इतनी ज़्यादा फाइट्स नहीं है, 5 फाइट्स हैं, और मेरा कोई लॉस नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं इतना टाइम गुजार चुका हूँ, मेरी एज 25 है अभी, और मैं तो आगे जा सकता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो कम एज वाले लड़के हैं मेरे पास, 14, 15, 16, 20 तक, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम आगे अपॉर्चुनिटी है। उनको बड़ी प्रमोशंस वाले, आपको पता है, वो कम एज का यंग फाइटर जब देखते हैं ना, और अच्छा और तगड़ा फाइटर देखते हैं जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, तो वो उसको फ़ौरन ले लेते हैं। तो मेरा फिर मेन गोल ये रहा, और मैं कोचिंग में आ गया। और फिर आपको पता है जब बंदा कोचिंग में आता है तो वो अपनी ट्रेनिंग को उस तरह टाइम नहीं दे पाता, वो बस फिर अपने स्टूडेंट्स में घुसा रहता है। बिल्कुल। तो खैर मैं मैनेज करता हूँ साथ साथ, मैंने ये नहीं है कि मैं सिर्फ कोचिंग कर रहा हूँ, मेरा आगे पूरा इरादा है कि मैं इनके साथ खुद भी कम्पीट करूँगा बड़े इवेंट्स में, बड़े कॉम्पिटिशन में। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर भाई, ये तो हो गया हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप मुझे अब बताएं मिक्स मार्शल आर्ट्स होती क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिक क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये और स्पोर्ट्स से अलग कैसी है? अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। MMA जो है ना, ये असल में खुद कोई एक स्पोर्ट नहीं है, इसको आपको पता है किसी भी, या ओलंपिक्स में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, इसका वहाँ पे कोई वजूद नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको साइड पे ही रखती है, क्योंकि ये वो इसको खेलों में, स्पोर्ट्स में डालते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक डेडली चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। तो मैं तो आपको यही बताता हूँ कि MMA मिक्स मार्शल आर्ट जो है ये कुछ चीज़ों से मिल के बना हुआ है। एक्चुअली ये ब्रूस ली का आपको पता होगा, ये उस टाइम पे ब्रूस ली का आइडिया था कि कैसा है कि हम सब मार्शल आर्ट्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके आइडिया को कॉपी किया गया था बाद में। मैं तो यही कहूँगा कि ये आइडिया ब्रूस ली ने ही दिया था,
तो उसके बाद में जब UFC बनी थी और बाकी चीज़ें, जब जिजित्सु का लोगों को पता लगा कि ब्राज़ीलियन जिजित्सु क्या चीज़ है, तो फिर वो जब सब मिक्सअप किया, अब इसमें देखें बॉक्सिंग आ जाती है, किक बॉक्सिंग आ जाती है और ग्रैपलिंग आ जाती है। ग्रैपलिंग में 2 आर्ट हैं, रेसलिंग है और जिजित्सु है, ठीक है, मतलब मेन 2 आर्ट हैं, और भी हैं, जूडो है, वो बाकी सब चीज़ें जो मैंने किया वो उसके लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मिल के MMA बनती हैं। मतलब MMA का मतलब यह है कि अब 2 फाइटर लड़ रहे हैं, जब वो स्टैंडिंग पे खड़े हुए हैं और उनके गार्ड स्टांस ऊपर है, वो वहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन जब एक फाइटर टेक डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो बाकी बॉक्सिंग में अगर आपको पंच लगे ना, आप नॉक डाउन हो, तो ऊपर से मारने की इजाज़त नहीं है आपको, ठीक है, रेफ आपको पीछे कर देगा और काउंटिंग करेगा वो दूसरे बंदे को उठा के। MMA में ऐसे नहीं होता। MMA में नॉक डाउन बंदा हुआ है तो दूसरा बंदा उसके ऊपर जाएगा, उसको ग्राउंड पे भी मारेगा, मतलब वो नीचे गिरा हुआ है, उसका आगे मकसद यही है कि मैं इसको यहाँ पे भी मारूँ या मैं इसको सबमिट करूँ। सबमिट मतलब सबमिशन जो होते हैं, लॉक्स वगैरह, चोक और लॉक, ये 2 डिफरेंट चीज़ें, या मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँगा आगे भी। तो इसमें सारा ये है कि स्ट्राइकिंग भी है, केज कंट्रोल भी है और नीचे ग्राउंड कंट्रोल भी है, ठीक है, और सबमिशंस भी हैं। तो ये सारा कुछ मिल के जो है ना, ये MMA बनता है। तो ट्रेडिशनल में ऐसे नहीं होता, वो उनके अलग अलग रूल्स होते हैं। MMA में इस तरह होता है जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, MMA के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती क्या है ये बेसिकली? कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब जितने भी फाइटिंग से रिलेटेड स्पोर्ट है जिसमें फिजिकली आप फिजिकल टफनेस और ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे रेसलिंग है, रेसलिंग में भी हम दूसरे फाइटर को गिरा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, टेक डाउन कर रहे हैं। बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में हम मार रहे हैं, ठीक है। किक बॉक्सिंग है, उसमें हम पंचेस के साथ किक्स भी मार रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ही आते हैं। फुल ये एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। मतलब इसमें यह है कि आप फेस से लेके पाँव के नीचे वाले हिस्से तक आप मार सकते हैं। बस इसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जैसे ग्रोइन पे नहीं मार सकते, सर के पीछे नहीं मार सकते। तो इस तरह इन सब को कॉम्बैट स्पोर्ट्स बोला जाता है, जिसमें लड़ने का आर्ट हो, आर्ट ऑफ फाइटिंग, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं सर। प्रो लेवल की? जी, प्रो लेवल की। इसके अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, देखें फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस, वो एक अलग चीज़ है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ये सारे हैं जिसमें आप और एक दूसरा फाइटर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में किसी भी तरीके से लड़ रहे हैं, चाहे बॉक्सिंग में लड़ रहे हैं, चाहे किक बॉक्सिंग में लड़ रहे हैं, चाहे सिर्फ ग्रैपलिंग में लड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ में लड़ रहे हैं, उसको कॉम्बैट स्पोर्ट्स कहा जाएगा। सही। इसका ये। अच्छा, स्टार्टिंग इसमें अगर हमने इंटरेस्ट मेरा बिल्टअप हो गया, मैंने कहा यार मैंने एडमिशन लेना है या मेरे भाई ने लेना है, किसी ने भी लेना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसमें क्या चीज़ चाहिए होगी? क्या हमारे कोई अच्छी फिजिक हो, कोई अच्छे डोले शोले बॉडी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कई लोग मेरे पास आते हैं तो वो जब खुद को देखते हैं तो वो कहते हैं हम थोड़े टाइम बाद आएंगे, थोड़ी फिजिक सेट करके। मैं कहा अल्लाह के बंदे, फिजिक तुम्हारी यहीं सेट हो जाएगी, खुदा के बंदे। यहाँ पे हमारी जो डेली की ट्रेनिंग है, हमारी ज़्यादातर बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है, हम इक्विपमेंट्स कम यूज़ करते हैं। हम दूसरे साथ जो हमारा पार्टनर होता है उसकी बॉडी वेट को यूज़ करके अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं डेली की। रेसलिंग की जितनी ट्रेनिंग है वो सारी बॉडी वेट पे होती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप वीक हैं या आप पतले हैं तो आप नहीं कर सकते, या आप बहुत मोटे हैं तो आप नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी एज लिमिट का बंदा MMA को सीख सकता है, उसमें ग्रो कर सकता है, चाहे उसका गोल है कंपटीशन या उसका गोल है सेल्फ डिफेंस या फिटनेस, ये उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास तो कोई सा भी बंदा आएगा, हम उसको ट्रेन करते हैं। अच्छा, तो इसमें एज फैक्टर क्या होगा? लाइक 10 इयर्स ओल्ड है बंदा, उससे ऊपर होना चाहिए या किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है? और एंड एज क्या है, मतलब 40 से ऊपर नहीं जा सकते, 30 से ऊपर? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, आपने अगर करियर बनाना है, इसको एज अ करियर लेके चलना है, मतलब आपने कहा कि मैंने प्रो फाइटर बनना है, उसके लिए आपकी एज MMA के लिए मेरे ख्याल से 14-15 साल से लेके अंडर 40 तक होनी चाहिए। मतलब 40 प्लस नहीं होने चाहिए आप, 40 से नीचे और 15 से ऊपर। 15 to 40 मैं यही कहूँगा। 15 to 40 में आप अपना इसको एज अ कैरियर लेके चल सकते हैं। अगर वैसे आपने सीखना है, आपको पैशन उसका शौक है या सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आपकी एज चाहे 60 भी हो, 70 भी हो, तो आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, लेकिन एज अ फाइटिंग कैरियर आप इसको 40 से ऊपर ना करें। उसमें ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है, हमारा हमें डिजीज़ का ख़तरा होता है, इसमें सर में लगते हैं, ब्लोज लगते हैं सर में। तो वो जब आपकी एज 40 प्लस है या कुछ है, तो आपके ब्रेन सेल्स जो है ना वो डैमेज हो जाएंगे और आपको बड़ी फ्यूचर में बड़ी इंजरी आने का खतरा है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अच्छा, क्योंकि फ़ाइट में तो फिर केज बंद होता है और आप होते हैं और सामने फाइटर और एक रेफ होगा, ठीक है। तो फाइट से पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हमारे लड़कों की फ़ाइट होती है तो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन वाले हमसे एक फॉर्म साइन कराते हैं, उसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी होती है, किसी भी इंजरी का, चाहे छोटे से ज़ख्म से लेकर डेथ तक का, ऑर्गेनाइजेशन ज़िम्मेदार नहीं है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे खेल रहा हूँ और ये मेरे साइन और ये मेरे कोच के साथ।
अच्छा। तो इसलिए ये एज फैक्टर जो मैंने आपको बताया ये करियर के लिए, और जो दूसरा बताया वो आप एज अ प्रैक्टिशनर स्पारिंग वगैरह की हद तक के लिए आप 60+ भी हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई ठीक। अच्छा, जैसे कि ये हो गया, आपने बताया कि ये ट्रेनिंग हम ले सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ एक मोस्ट कॉमन चीज़ है डाइट प्लान। डाइट प्लान क्योंकि 80% इफेक्ट करता है। मैं खुद एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ बॉडी बिल्डर मुझे एक्सपीरियंस है ना, तो क्या इसमें भी होता है कि डाइट प्लान हमने यूज़ करना होता है, या इसमें भी चीट प्लान हम जो भी हमें मिले घर में हम नॉर्मल से कर सकते हैं? देखिए मेरे पास जो यंग फाइटर्स हैं ना, जिनकी एज कम है 20 से 25 या से नीचे, ये तो ट्रेनिंग करते हैं ज़्यादा, और ये फिर साथ कुछ भी खा लेते हैं। ये इतना ज़्यादा मीठा भी खा लें इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका डेली इतना स्वेट निकल जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग कर करके। ये तो इनकी डाइट, फाइट कैंप जब हमारा होता है ना, जब MMA की फ़ाइट है तो उसमें 1-1.5 महीना रह गया, फिर उसमें हमारा वेट का इशू होता है। अब जैसे एक फ़ाइटर है, उसकी फ़ाइट है 57 kg में, तो ऑफ सीज़न उसको वेट रखना पड़ता है 62-63 kg। लेकिन जब उसकी फ़ाइट करीब आ गई है, 1.5 महीना रह गया, 1 महीना, तो फिर मैं उसको बिल्कुल क्लीन डाइट पे ले आता हूँ। उसके कार्ब्स कम करवा देता हूँ, ठीक है, उसके जो बाकी जितना शुगर है जो भी है वो मैं उसको बिल्कुल उसको कम करवा देता हूँ। उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ा देता हूँ, उसको गुड फैट्स और बाकी जितने आपके मिनरल वाइटामिन है वो ऐड करता हूँ। डेली की हमारी बिल्कुल क्लीन डाइट होती है, ज़्यादातर उसमें बॉइल्ड आइटम्स होते हैं। और ब्रेकफास्ट में भी ऐसे ही आपका मल्टीग्रेन, थोड़ा सा ब्रेड हो गया या ओट मील हो गया, थोड़ा पीनट बटर हो गया गुड फैट्स के लिए, एग्स हो गए, फिर आपका डेली का चिकन होगा ग्रिल्ड या बॉइल्ड 200 ग्राम पर मील के लिहाज से। फाइटर का वेट देख के हम अकॉर्डिंग टू उसके वेट, एक फाइटर 62 kg है तो उसको मैं जैसे मेरा भाई है वो 57 kg में खेलता है, जब उसका फाइट कैंप होता है तो उसको मैं पर मील में जो है ना वो 200-250 ग्राम चिकन देता हूँ, ठीक, और या फिश देता हूँ या मीट देता हूँ, ठीक है। उसके साथ थोड़े से राइस ऐड कराता हूँ, कार्ब्स थोड़े कार्ब्स तो चाहिए होते हैं डेली के लिए, बॉडी को रिफिल करने के लिए। उसके साथ हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे BCAAs चाहिए होते हैं हमें, और फिश ऑयल चाहिए होता है हमें, मल्टी वाइटामिन चाहिए होते हैं, और प्रोटीन आपको पता है कितना लाजमी है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो चाहे MMA हो, कुछ भी हो, वो हर एथलीट यूज़ करता है। बाकी उसके अलावा जो स्टीरॉइड्स वगैरह उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और उस पर हम कभी जाना भी नहीं चाहते। हालांकि आप बड़ी प्रमोशन बाहर देखें तो सब फाइटर्स जो है वो इलीगल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और बताता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं बताएगा कभी भी। डॉपिंग होगी तो पता लगेगा, और उसके बाद भी वो नहीं मानते। तो यही है डाइट के लिहाज से, यही है डाइट प्लान बहुत लाजमी है। डाइट लाजमी, ठीक है। डाइट प्लान एक हो गया, डाइट प्लान वो जो हमने फाइट से पहले 2 months पहले लेना है और स्टार्ट करना और वो एंड तक। अब एक डाइट प्लान होता है जो 3 to 4 days पहले फाइट से यूज़ होता है, वो क्या होता है जिसमें वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं? उसमें हम ये होता है कि संडे को फाइट है तो 1 वीक रह गया, और मैं उससे बैक पिछले संडे पे हूँ, तो ये होगा कि मैं अपने कार्ब्स बिल्कुल कम कर दूंगा, बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, और वाटर फुल लोड करूंगा, फुल ही लोड करूंगा, क्योंकि अगर संडे को फाइट है तो हफ्ते को मैंने वेट देना है, वेट और फेस ऑफ मेरा सैटरडे को होगा। तो मुझे फ्राइडे तक जितना पानी मैं पी सकता हूँ उसका हम ये होता है कि गैलन्स के हिसाब से ऐड करते हैं। अब संडे है तो उसको हम जो है ना 4 पॉइंट कुछ इस तरह गैलन्स में उसको वाटर को लेंगे, फिर आस्ते आस्ते कम कर देते हैं। जैसे थर्सडे आ गया ना तो हम 0.5 गैलन पे आ जाएंगे, ठीक है। और फ्राइडे को नो वाटर, नो फूड, नो वाटर। फ्राइडे को सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं हल्का फुल्का सा। फ्राइडे से लेके सैटरडे जब आपने वेट देना है, नो फूड नो वाटर, टोटली ड्रेन। नहाना भी नहीं है, आपने नहाना भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी बॉडी तरसी हुई होती है पानी के लिए तो वो जब आप पानी डालेंगे अब्जॉर्ब कर लेगी, और वो जो है ना उसमें आपको वो बॉडी बिल्डर्स का भी होता है, हाँ, बिल्कुल वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनका थोड़ा जो है ना फ्लफीनेस आ जाता है। तो हमारा यह है कि फिर वाटर ऐड हो जाता है, और फिर उस टाइम पे 1-1 ग्राम कम करना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट टाइम पे उसका ये होता है कि सैटरडे है और वेट 57 अगर फाइटर ने देना है तो उसका वेट आ रहा है 58-59, तो अब वो क्या करे? मतलब अब ना तो डाइट का कसूर है ना कुछ है, डाइट का होगा पहले कसूर, लेकिन अब एट अ टाइम क्या किया जाए? उसमें ये होता है कि फिर हम बॉडी स्वेटिंग करते हैं, उसमें बॉडी का जो वाटर 70% हमारा वाटर होता है बॉडी, तो जो रह गया उसको भी हम निकालते हैं। ये थोड़ा खतरनाक प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल भी है, बल्कि फ़ाइट ज़्यादा मुश्किल है। वेट कट जो है, फाइट मैं आपको कहूँगा फाइट करना बहुत ईजी है, वेट कट करना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी फाइटर से पूछ लेना, वो आपको कहेगा कि वेट कट के करीब मत जाना, क्योंकि वो फाइटर को टार्चर करने वाली बात है। उसको हम हमारा तो ये तरीका, हम एक वेंटोचिना क्रीम आती है वो बॉडी को पेन वगैरह हील करने की, वो गर्म होती है, गर्माइश देती है, वो लगा के पूरी बॉडी पे उसके ऊपर हम स्वेट सूट पहनते हैं, वो जो सुहाना सूट होता है, बरसाती भी बोलते हैं उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में। तो वो पहन के उसके ऊपर ट्राउज़र, फिर जैकेट, फिर ट्राउज़र, फिर पूरा पैक करके, अगर जून का महीना भी चल रहा है तब भी 30-40 मिनट का आपने सेशन लगाना है कार्डियो का,
बैग वर्क का, और आपने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ, तो सोचिए उस टाइम आप क्या हालत होगी, डिहाइड्रेशन एक एंड लेवल पे। या हमारे पास फैसिलिटीज़ हों तो हम सोनाबाद में चले जाएँ, वो ईजी होता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ है, हमें कौन जाने देगा। तो ये है, तो हम इसी तरीके से करते हैं, यह है कि उससे वाटर निकल जाता है फाइटर का, वो टोटली ड्रेन हो जाता है। उसको हम वेट दे के उसका, जब वेट डन होगा फिर हम उसको खिलाते पिलाते हैं, दोबारा उसको नॉर्मल बनाना देंगे, थोड़ा वाटरमेलन, फिर उसको ORS पिलाएंगे 2-3 बोतलें। अगले दिन उसी टाइम शाम तक आपके पास टाइम है, आप रिकवरी करें। जितनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी उतने एनर्जेटिक आप केज में होंगे और उतना ही आप में स्ट्रेंथ भी होगी। अगर आपने रिकवरी ना की तो आप फाइट में बहुत वीक रहेंगे, और दूसरे बंदे की रिकवरी अच्छी हुई तो वो आपको जो है ना वो स्ट्रेंथ में बहुत उसको एडवांटेज होगा। अक्सर फाइटर्स रिकवरी की वजह से हार जाते हैं, ये बहुत एक मेन फैक्टर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फाइट से पहले कोई गैट्रॉइड हो गया या कोई एनर्जी शेक, वो कोई भी नहीं, उस पर कोई वो नहीं है, एलिगेशन नहीं आप ले सकते हैं। अक्सर फाइटर्स तो मैंने यही देखा कि वो एनर्जी ड्रिंक 2-3 दिन पी के आते हैं, और फाइट में राउंड के दरमियान उनको हैवी जो है ना वो बेकार आ रहे होते हैं, उसकी वजह यही है, तो वो पीते हैं लोग। ठीक है सिकंदर भाई, एक और बात भी है, लाइक मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि MMA इज़ नॉट सूटेबल फॉर वुमेन्स। आपका इस पे क्या रिव्यू होगा? नहीं, मैं ये नहीं समझता इतना। वैसे ये खेल तो ऐसा है, ये मर्दों का खेल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉट सूटेबल फॉर वुमेन्स, बल्कि वुमेन्स के सेल्फ डिफेंस के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप किसी वुमेन को कराटे में या किसी दूसरे मार्शल आर्ट में इस तरह मतलब टीच करके वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएगी इस तरीके से, जो आर्ट MMA में है। MMA एक कंप्लीट चीज़ है, एक कंप्लीट डोमिनेशन वाली चीज़ है। उसमें आपके पास सिर्फ एक, समझे आपके पास एक वेपन अनलॉक है, इसमें आपके पास कई सारे वेपन जो है ना अनलॉक हुए हैं। आप एक कंप्लीट फाइटर हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो ऐसे ही मैं तो ये समझता हूँ कि कराना चाहिए वुमेन्स को भी। ठीक, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। असल में इतनी हमारी एडवर्टाइजमेंट नहीं है इन चीज़ों पे, तो तभी हम लोग लैक कर देते हैं। अच्छा, MMA में जो ट्रेनिंग्स होती है बॉयज़ की और गर्ल्स की सेपरेट होती है या को ट्रेनिंग्स होती हैं इनकी? और हमारा तो ये है कि हम सेपरेट कराते हैं, हम को नहीं कराते, कुछ वजूहत होती हैं उसकी। अच्छा, तो हम, लेकिन कई सारे जिम्स हैं जहाँ होता है, कोई होती है ट्रेनिंग, बिल्कुल मिक्सी ट्रेनिंग। और फाइट भी इनकी सेपरेट होती है, लाइक गर्ल्स के साथ होंगी? जी, वो सेपरेट ही होता है। गर्ल्स की अपनी वेट डिवीजन होती है, उनका अपना एक वो होता है, रूल सेम ही होते हैं दोनों के, लेकिन उनकी वेट डिवीजन और उनके चेंज होता है सब कुछ। अच्छा, रूल्स ईच एंड एवरीथिंग सेम है, पंचिंग वगैरह जो कुछ? जी, MMA के जो रूल्स है ना, हम असल में चलते हैं यूनिफाइड रूल्स के मुताबिक। 2 बड़ी मेन फेडरेशन है MMA की, एक IMMF और एक ग्लोबल MMA फेडरेशन, उसको गामा बोलते हैं, उसको मतलब छोटे वर्ड में आप लिखें तो इसको IMMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन। जो UFC है वो IMMF के रूल्स के अंदर चल रही है, उसको यूनिफाइड रूल्स भी बोलते हैं। जो वन चैंपियनशिप है वो चल रही है ग्लोबल MMA पे। तो इन दोनों के रूल्स में कुछ डिफरेंस है, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हम यूनिफाइड के साथ चल रहे हैं, तो अब चाहे लड़के की फाइट है चाहे लड़की की फाइट है, फीमेल की या मेल की है, रूल्स सेम अप्लाई होंगे। एमेच्योर के रूल्स अलग होते हैं और प्रो के रूल्स अलग होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक, ठीक है। एक और मिथ पाया जाता है, मैंने बहुत पहले सुना था, तब मुझे इतना हाव नो नहीं थी कि MMA कैसा एक प्रॉपर स्पोर्ट है मेरे ख्याल से। तो एक बात ये थी कि MMA के जो फाइटर्स होते हैं वो स्ट्रीट फाइट्स में होते हैं, काफ़ी उनका हाथ होता है, या कुछ ना कुछ फाइट हो जाए तो उसमें मतलब अच्छी खासी इंजरी दे देते हैं सामने। तो ये बात सच्ची है? हमारा तो यही है कि हमारे पास तो जो भी बंदा आता है हम उससे पहले तो फॉर्म फिल करवाते हैं, उस पर प्रॉपर ये चीज़ लिखी होती है कि आपने उसको एज आ बाहर किसी छोटी मोटी बात पे नहीं है आपने किसी को मार देना इस पर। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब वाकई आपको यूज़ करना है तो आप करें। ये क्या बात हुई कि अगर आप गली मोहल्ले में जाते हैं और आपकी छोटी सी तू मैं होती है और आप दूसरे बंदे को उठा के टेक डाउन मार दें, उसका स्पाइन जाके फ्लोर में लगा या उसका बैक टू दैट वो जगह पे मर जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो अपने जितने भी मेरे फाइटर्स हैं सबको मैं बिल्कुल मना करता हूँ, बल्कि मैंने इनको वार्निंग दी हुई है कि अगर आप बाहर ऐसे करेंगे तो यहाँ ना आइएगा, मैं आपको निकाल दूँगा यहाँ से। रिंग की हद तक, केज की हद तक ठीक है। तो जो आपने चीज़ कही है ये होती है, यहाँ पे तो खैर इतना नहीं है, यहाँ पे तो MMA के फाइटर से गिने चुने हैं, तो यहाँ पे क्या वहाँ पे होती है, वहाँ पे गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं और वो ज़ाहिर बात है वो फिर इंडिविजुअली वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको क्लब वालों ने क्या कहना है उनके, सही उनकी मर्जी, वो जैसे करें, ये है यहाँ पे ठीक है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा हैं लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं आपसे सब कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह जो आगे रिमेनिंग वीडियोस होंगे इसमें मैं कवर करूंगा। अच्छा, एक बंदा अगर प्रोफेशनली इसको परस्यू करना चाह रहा है, कह रहा है कि यार मैंने पहले फाइटिंग करनी है, फाइटिंग के बाद मैंने प्रोफेशनली इस फील्ड में आना है, तो वो किस तरह करेगा? अगर आपने फाइटिंग करियर बनाना है
तो पहले तो आपको एक अच्छी अकेडमी ज्वाइन करनी है, उसके बाद कम से कम आपके 2-3 महीने में आपके बेसिक्स सेट होते हैं, और एज अ एमेच्योर फाइटर बनने में भी आपको 8-9 महीने या 1 साल लग जाते हैं अगर अच्छा बनना है। नहीं तो मैं तो ऐसे भी है कि कोई यहाँ पे आए तो हम उसको पहले महीने ही फाइट में डाल दें, लेकिन हमने उसको मरवाना थोड़ी है या उसको बकरा बनाना है। पाकिस्तान में कई जिम्स को यही नहीं पता कि फाइटर को ग्रो कैसे करना है, वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बंदे को वो फाइट में डाल देते हैं, और अक्सर तो प्रो में डाल देते हैं, उस बेचारे का करियर ही ख़त्म करते हैं जड़ से। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले एमेच्योर कैरियर आप फाइटर का बनाएं, उसमें कम से कम उसके एमेच्योर MMA का अगर कैरियर है तो 30 फाइटर तो होनी चाहिए, 25 से 30 फाइटर। रशियन जो लोग हैं, ये खबीब लोग जो हैं, इनका आप एमेच्योर कैरियर देखें तो इनकी 200, 300 फाइट्स हैं सिर्फ एमेच्योर। मतलब ये इतना लड़ के फिर वहाँ गए हैं, और जब ये प्रो में डेब्यू करते हैं तो माशाल्लाह इनके हाथ खुले होते हैं पहले के, उनको सब पता होता है यहाँ क्या करना है, क्योंकि ये उस सिचुएशन से कई बार गुजर के आए होते हैं। हम क्या करते हैं इधर, हमारे लोग 2-3 फाइटें कराई, उसके बाद प्रो में डाल दी। प्रो में एमेच्योर का ये होता है रिकॉर्ड नहीं जाता, अपडेट नहीं होता शेरडॉग टेपोलॉजी पे। जो प्रोफेशनल फाइट होती है उसका रिकॉर्ड जाता है। आप अगर किसी भी बड़े प्रमोशन में जाएंगे तो वो आपका रिकॉर्ड देख के आपको लेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे आपने कहाँ ट्रेनिंग की, आपने क्या किया, वो कहेंगे आपका रिकॉर्ड क्या है। वो आपका रिकॉर्ड आपसे नहीं पूछेंगे, आपका वो ले लेंगे वहाँ शेरडॉग से, आपका नाम डालेंगे जो आपका ओरिजिनल नेम है, तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। वो वहाँ से आपका रिकॉर्ड देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये बंदा किस से लड़ा हुआ है, उसका रिकॉर्ड क्या है, या तो उसने अच्छे फाइटर को हराया हुआ है, या तो फिर इसने किसी ऐसे ही गली मोहल्ले के किसी बच्चे को मारा हुआ है। तो वो ये चेक करेंगे कि ये कितना अच्छा फाइटर है। अगर ये 7-0 है तो उसके 7 अपोनेंट कैसे थे, उस लिहाज से फिर वो आपको लेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि वो बगैर उस चीज़ के जो आपको वो किसी भी प्रमोशन में इन कर लेंगे, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो एमेच्योर कैरियर, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, पहले एमेच्योर कैरियर बनाना पड़ता है, हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और MMA के एमेच्योर से पहले भी आपको ग्रैपलिंग कंपटीशन खेलने पड़ते हैं, अपना क्राउड फियर दूर करना पड़ता है, जो प्रेशर होता है। हम जारी बात है, हम क्लब में जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम किसी जिम में जाते हैं जब कम्पीट करने, तो सब आपको देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा शायद, और वहाँ पे आपको सब देख रहे होंगे एज अ सर्कल में बैठे हुए, तो आप पे प्रेशर होगा कि मैंने गलती की, मेरा कोच भी बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हैं, हंसेंगे, मुझे कहेंगे इसको खेलना नहीं आता, ये वो चीज़ें देखेंगे, वो आपको दूर करना पड़ता है। फिर छोटे छोटे आपको बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग के कंपटीशन खेलने पड़ते हैं, फिर आपको MMA में डेब्यू करें, एमेच्योर कैरियर अपना कंप्लीट करें, फिर अच्छा मौका देख के आप प्रोफेशनल में डेब्यू करें। फिर एकदम से बड़ी प्रमोशन में नहीं जाएं, छोटे छोटे प्रमोशंस में जाएं, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस गेन करें, और फिर जब आपके पास स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा फाइटर है, रिकॉर्ड अच्छा है उसका, तो वो फिर आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बड़े लेवल पे जाएं। ठीक। तो ये पूरा एक प्रोसेस है MMA को स्टार्ट करने का। अच्छा, अभी आपने बताया कि एमेच्योर जो फाइट्स होती हैं, अब एमेच्योर फाइट्स में भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती, या इसमें भी स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कहाँ से होती है? स्पॉन्सरशिप वैसे मैं तो यही कहता हूँ कि सही जो होती है वो प्रोफेशनल में ही होती है, क्योंकि एमेच्योर जहाँ पे जितनी लीग्स होती हैं उनमें कोई पैसे तो है नहीं है, कोई प्राइज़ मनी तो इतना मिलता नहीं है। 1-2 कुछ कंपटीशन है पाकिस्तान में जो अच्छे पैसे दे रहे हैं अभी एमेच्योर में भी, लेकिन वो कम है, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं बनते। तो जैसे कभी एक NFT के नाम से एक प्रमोशन है, वो एमेच्योर में एक टूर्नामेंट कराते हैं और 5 लाख पर वेट डिवीजन वो दे रहे हैं, लेकिन वो पहले आपको ट्रायल्स देने हैं, ट्रायल्स में सेलेक्ट होना है, फिर वहाँ कंपटीशन में खेलना है। वहाँ पे भी एक दिन में आपकी 2-3 फाइटें हो जाती हैं, और आपको रेस्ट बहुत कम मिलता है, और ऊपर से आपको वेट का भी ख्याल करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो स्पॉन्सरशिप जारी बात है एमेच्योर में भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा फाइटर हमें बनाना है तो वो बगैर स्पॉन्सर के नहीं बनेगा। या मैंने आपको वही कहा, फाइटर दाल रोटी खा के नहीं बनता, फाइटर को अच्छी डाइट चाहिए, उसको अच्छे गियर्स चाहिए, अच्छा इक्विपमेंट चाहिए। उसके पास अगर अच्छा इक्विपमेंट ही नहीं है तो वो ट्रेनिंग कहाँ करेगा वो, तो यही सारी चीज़ें। ठीक हो गया। फाइनली इतने क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी एज अ शॉर्ट वीडियो बनाना है और उसको कवर करना है, तो अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको पॉज करते हैं। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच सिकंदर भाई, आपने हमें टाइम दिया, और बेसिकली फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा बिगनिंग के बारे में बताया, ताकि अभी एकदम ही हम सब बातें बता दें तो वो डर ही जाएं और कहीं नहीं MMA में आना नहीं है। तो बाकी उम्मीद है कि इस वीडियो से थोड़ी बिगनिंग का पता चला होगा उनको। बाकी एक बात तो आपको भी पता होगा कि जब हम लोग बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ ये होती है कि हमें उसके रिगार्डिंग कंटेंट या हमारे जो कोचेज़ होते हैं उनको फॉलो पक्का करना पड़ता है, और फिर सेकंड उसके बेनिफिट्स देखें। अब MMA के तो आपने इतने बेनिफिट्स बता दिए, कितने बेनिफिट्स हैं, तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही है।
फर्स्ट वीडियो थी मिक्स मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड। बाकी फ्यूचर में अभी इनकी ट्रेनिंग सेशंस, इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ शेयर करूँगा मैं। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।